हार नहीं मानना है, बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, फोड़ देना है। फिर चाहे वो एयू हो, एलयू हो, सीयूटी हो, बीएचयू हो या फिर अपना प्यारा डीयू ही क्यों ना हो। भाई साहब पेपर का ऊर्जा पूर्जा निकाल देना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं एमजेड और आप सबका स्वागत है आज हमारे इस फ्रेश न्यूज सेशन में। इस सेशन में आज हम देखेंगे आपका, हमारा, इंडिया का, हम सब का, पूरे भारतवर्ष का। इसीलिए तो इसे प्रियम्बल में कहा गया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों के लिए है। यस माय डियर स्टूडेंट, टुडे द सेशन इज गोना स्टार्ट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज के इस सेशन में हम कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे, मोटे तौर पर एक शॉर्ट व्यू देखेंगे, बेसिक्स नॉलेज लेंगे यहाँ से, और बाकी हमारा बेसिक नॉलेज यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देन इसके बाद हम एक एक टॉपिक पर आपको वीडियो ले आएंगे। शुरू करने से पहले आप वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर ये देखिए सेशन फर्स्ट आज हमारा है, दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू। मोटे मोटे तौर पे आज हम यही देखेंगे कि हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन क्या है, और इसका थोड़ा जो है ओवरव्यू देख लेंगे कि मतलब इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं हमको वो नॉलेज हो जाए। देन उसके बाद हम एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो ले आएंगे। आप बने रहिएगा अंत तक और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू सी ऑन योर स्क्रीन, इंट्रोडक्शन। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन हमारा जो है टॉपिक शुरू होगा। आज बस बेसिक नॉलेज हम लेंगे। जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन विच दैट कंट्री इज बेस्ड। हमारा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का किसी भी कंट्री का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जिसके बिहाफ पर वो कंट्री वर्क करेगी। वहाँ के पीपल्स, वहाँ के सिटीजन, वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ के सिटीजन उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही वो काम करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और हो गया बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। ये क्या है? बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है? बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। तो बेसिक लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है, इसे मैं आपको दो एग्जांपल में समझाऊंगा। तो पहले आप जान लीजिए कि बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है क्या। तो जैसे फ्रेंड्स, कोई भी अगर बिल्डिंग को बनाने के लिए हम वहां पे उसको बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसका फाउंडेशन, उसका पिलर ले आते हैं, ताकि वो जो है बिल्डिंग मजबूत हो जाए। कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, अगर उसका फाउंडेशन ही सही नहीं रहेगा तो बिल्डिंग बेकार हो जाएगा। तो हमारा जो है सबसे जो मेन फर्स्ट हमारा जो काम होता है यही होता है कि फाउंडेशन हमारा अच्छा हो। देन उसके बाद हम उस बिल्डिंग को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते हैं। जिस तरह से हमारा जब फाउंडेशन अच्छा होगा, जब नी जो हमारा जो बिल्डिंग में जो नी होता है, जब वो अच्छा होगा तो वो हमारा बिल्डिंग भी मजबूत होगा। उसी तरह से कोई भी लॉज जब बनते हैं तो हम एज ए कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिन, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन पिलर, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन को हम जो है फाउंडेशन मानकर उस लॉज को बनाते हैं, ताकि वो लॉज हमारा मजबूत रहे और वो लॉज हमेशा के लिए जो है बना रहे, ना कि कभी इंटरप्रेट हो जाए। वो लॉज वो जब कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे बनेगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन पर बनेगा, तो कोई भी लॉज होगा तो वो मजबूत रहेगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन को ही वायलेट कर देगा तो वो लॉज हुआ कहाँ। तो इसीलिए जो है, एक तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, इसीलिए इसे बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। कोई भी लॉ, लॉ का ओरिजिन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसीलिए इसको जो है बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। और दूसरा एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ कि जैसे हमारा जो है आप यूनिवर्स में देख रहे होंगे, हमारा सन है, फिर उसके बाद जो है उसके चारों तरफ जो है प्लैनेट्स हैं, फिर उसके जो है कई जो है सैटेलाइट हैं। तो कई सारे सब चीजें हैं, तो मैं बस दो एग्जांपल लूंगा। एक हमारा सन है और उसके बाद एक प्लैनेट अपना अर्थ हो गया, और अर्थ का सैटेलाइट मून हो गया। तो अब जो हमारा जो अर्थ है और मून है, तो ये दोनों दोनों पावर कहाँ से लेते हैं? ये दोनों पावर जो है सन से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? ये दोनों पावर जो है हमारा सन से लेते हैं। ठीक है। तो अब ये जो सन जो है, वो सन जो मेन ओरिजिन है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन मान के चलिए। और बाकी ये सब जो जितने भी प्लैनेट, जितने भी सैटेलाइट हैं, वो जो है छोटे छोटे, जो बड़े बड़े जितने भी हैं, वो सब जो है स्टार्स हैं। ठीक है। और बाकी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? सन हो गया। वो एज ए पावर काम कर रहा है, एज ए जो है वो वहां पे जो है ऊर्जा देने का काम कर रहा है। जैसे कि हमारा यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम पावर है, वैसे ही यूनिवर्स में जो है सन जो है सुप्रीम पावर है, वो सबको ऊर्जा देता है ताकि वो सबको रोशनी पहुंचा सके। ऐसे ही हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो सबको ऊर्जा देता है, सबको रोशनी पहुंचा सकता है। इसीलिए तो आप यहाँ से समझ गए होंगे, इसीलिए इसको बेसिक लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है और इसको सुप्रीम पावर ऑफ द लॉस कहा जाता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ही सुप्रीम पावर ऑफ लॉस कहा जाता है, क्योंकि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी लॉस बनता है तो उसका ओरिजिन, उसका जो है फाउंडेशन ही हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसीलिए बेसिक लॉ ऑफ द लैंड इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ऑल लॉज मेड अंडर द बाउंड्रीज और लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितना भी कह रहा है कि जितना भी कानून है, जितना भी कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्री और लिमिट में ही बनेगा। जितना भी
ये लॉज हमारा है, जितना भी लॉज बनेंगे, जितना भी जो है लेजिस्लेचर में जो एक्ट पास होते हैं, जितना भी लॉज बनते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्रीज और लिमिट में ही बनते हैं, कोई बाहर से नहीं बनता है। तो आइए, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है। जब इसको हम अभी और जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम और आपको बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनेशन ले आएंगे और अच्छे से समझाएंगे। ये तो एक ओवरव्यू हो गया हमारा। अब आइए आगे देखते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ एनी गवर्नेंस। अब ऑर्गन्स क्या है और गवर्नेंस क्या है? ऑर्गन्स मतलब कोई भी गवर्नेंस, ये जो गवर्नेंस है शासन होता है, इसका मतलब कोई भी शासन का अंग क्या होता है। कोई भी कंट्री में चले जाइए, वहां पे कोई गवर्नेंस होती है, तो उसका क्या अंग है, उसका क्या ऑर्गन्स है, उसका क्या जो है पिलर्स हैं, तो वही होते हैं जो है। तो हम इसको देखेंगे तो कोई भी गवर्नेंस के सिर्फ 3 ही ऑर्गन्स होते हैं। उस 3 ऑर्गन्स पे वो कंट्री वर्क करती है, वो कंट्री रन करती है। तो क्या है इसका 3 गवर्नेंस का मेन 3 पिलर क्या है? लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे लेजिस्लेचर, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव है, फिर उसके बाद क्या है हमारा? जुडिशरी है। अब लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर हमारा है जो है विधानमंडल है। तो ये लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधानमंडल। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर यहाँ पे देखिए, टू मेक लॉज। लेजिस्लेचर जो होते हैं, जो हमारा विधानमंडल है, जैसे पार्लियामेंट हो गया, वो यूनियन में है, और स्टेट में हो गया, जो है स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। तो इनका काम क्या है? ये जो है लॉज को बनाते हैं, टू मेक लॉ लॉज। लेजिस्लेचर का काम है टू मेक लॉ लॉज। और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का काम है कि टू एग्जीक्यूट द लॉ। अब एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं? एग्जीक्यूटिव में सबसे जो हमारा मेन है वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर तो मेक लॉस करेगी, अब इसको बनाएगी, अब एग्जीक्यूटिव उसको असेंट दे देगा, उस पर सिग्नेचर किए करेगा ताकि वो लॉज एग्जीक्यूट हो सके। फिर उसके बाद जुडिशरी, फिर जुडिशरी का क्या काम है? जुडिशरी न्यायपालिका का क्या काम है? जुडिशरी का काम ये है, वो जो लॉज आई है या तो उसको इंटरप्रेट कर सकती है या तो उसको अपहोल्ड कर सकती है। इसका मतलब या तो इंटरप्रेट कर सकती है, अगर कोई लॉज में कोई भी गड़बड़ी हुई हो, अगर कोई भी उसमें जैसे गड़बड़ी हुई है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर उसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन का गड़बड़ हो रहा है उस लॉज में, तब वो जाके उसको इंटरप्रेट करेगी, नहीं तो उसको वो अपहोल्ड करेगी, उसको वो बनाए रखेगी। मतलब वो लॉज सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चल रहा है। अब देखिए आपके स्क्रीन के सामने आ गया लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर 2 टाइप्स। अब ये क्या जो है, हम जैसे कि आपको बता दिया लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर हमारा क्या है? लेजिस्लेचर विधानमंडल है। इसका क्या काम है? इसका काम है कानून बनाना। इसका काम है कानून बनाना। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। अब ये कितने टाइप के होते हैं? ये अपना इंडिया में लेजिस्लेचर 2 टाइप के होते हैं। इसी को जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। तो लेजिस्लेचर अपना जो है इंडिया में 2 टाइप्स के हैं। इसी को बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या कहा जाता है। अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है? बाई कैमरल का मतलब होता है जिसमें 2 चैम्बर हो, एक अपर चैम्बर हो, एक लोअर चैम्बर हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अपना जो इंडिया में है वो किस तरह के लेजिस्लेचर है, किस तरह से जो है अपना जो है इंडिया में लेजिस्लेचर है। तो वहां पे क्वेश्चन आएगा बाई कैमरलिज्म। तो वो क्वेश्चन में जो है बाई कैमरलिज्म करके जो है आंसर रहेगा। तो बाई कैमरलिज्म का मतलब यही है कि 2 चैम्बर है, एक अपर चैम्बर, एक लोअर चैम्बर। अभी देखिए आपके सामने ही जस्ट आ रहा है। तो ये पहला हम देखेंगे, लेजिस्लेटर 2 टाइप्स का होता है और बाई कैमरल होता है। तो बाई कैमरल का यही मतलब है, 2 चैम्बर होना चाहिए, चाहे वो स्टेट में हो सकता है या फिर यूनियन में हो सकता है। तो अभी तो हम ये लेजिस्लेचर देख रहे हैं, अपना ये जो अपने इंडिया का लेजिस्लेचर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको देख रहे हैं। लेजिस्लेचर 2 टाइप का है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है अपना इंडिया का। तो पहला देखिए, तो सेंट्रल लेजिस्लेचर इसको कहते हैं या तो पार्लियामेंट कहते हैं, जो अपने यूनियन का होता है, जो मेन सेंट्रल का होता है, उसको सेंट्रल लेजिस्लेचर कहा जाता है, या तो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? संसद। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर या तो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद। फिर उसके बाद एक होता है स्टेट लेजिस्लेचर। ये हमारे जो है स्टेट में होते हैं, स्टेट विधानमंडल जो है, राज्य विधानमंडल। और ये है जो है हमारा सेंटर का होता है। ये हमारा सेंटर का है और ये हमारा स्टेट का है। अब हम पहले सेंटर में जो है हमारा पार्लियामेंट आ जाता है और स्टेट में हमारा स्टेट लेजिस्लेचर आ जाता है। अब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब पार्लियामेंट में जो है 3 इसके ऑर्गन्स है, 3 पिलर्स हैं। पार्लियामेंट जो बना हुआ है वो 3 ऑर्गन्स, 3 पिलर से बना हुआ है। तो कौन कौन से हैं? एक तो हमारा लोकसभा हो गया, एक हमारा राज्यसभा हो गया, एक प्रेसिडेंट हो गया। पार्लियामेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हर साल समझ लीजिए इसका कंफर्म रहता है कि आना तय है कि पार्लियामेंट में कौन कौन से शामिल होते हैं, कौन कौन से अंग या कौन कौन से पिलर या कौन कौन से आर्गन्स, या पार्लियामेंट के कितने टाइप हैं, जो कितने प्रकार से इसमें जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो इसमें ये जान लीजिए, पार्लियामेंट लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट 3 अंगों से मिलकर बनता है। 2 हाउस प्लस 1 प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का एक अंग है, ना कि पार्लियामेंट का कोई जो है मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट को मिनिस्टर मत समझिएगा या पार्लियामेंट का कोई ऑफिसर नहीं है। पार्लियामेंट का एक अंग है प्रेसिडेंट। हमारा जो है पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक प्रेसिडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, रख लीजिए और दिमाग में इसको बसा लीजिए, आना तय है। चाहे वो बीएचयू हो, चाहे सीयूईटी हो, फिर डीयू हो, एयू हो, एलयू हो, कोई का भी एंट्रेंस हो, ये आना तय है कि पार्लियामेंट कितने
प्रकार से मिलके बनता है, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इतने से पार्लियामेंट बनता है। अब देखिए यहाँ पे लोकसभा, लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं, फिर उसके बाद हाउस ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स। लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है और हाउस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इसके बाद जो है हमारा एक राज्यसभा, राज्यसभा क्या हो गया, अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा क्या हो गया, अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट। अब देखिए, अब वहां पे लेजिस्लेचर में मैंने क्या बोला, टू टाइप्स के होते हैं। अब देखिए, एक तो यहाँ पे टू टाइप्स, सेंट्रल हो गया, एक स्टेट हो गया। अब ये जो बाई कैमरल अपना है, वो बाई कैमरल जो अपना है वो यहाँ पे आ गया पार्लियामेंट में। देखिए इसको अभी मैंने बताया ना, बाई कैमरल में क्या होता है, अपर होता है और लोअर होता है। अब बाई कैमरल अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना बाई कैमरल है, ठीक है। तो बाई कैमरल अपना आ गया लोकसभा और राज्यसभा बाई कैमरल है। ये क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। बहुत जहां तो जो है लोकसभा होते हैं, बहुत जहां राज्यसभा नहीं होते हैं, ऐसा कुछ है। अपना इंडिया में ऐसा नहीं है, अपना इंडिया में जो है लोकसभा और राज्यसभा ये बाई कैमरल है। अपना पार्लियामेंट जो है ये बाई कैमरल है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपना पार्लियामेंट कैसा है, बाई कैमरल है। बाई कैमरल क्या होता है, बाई कैमरल में दो हाउस दो चैम्बर होते हैं, एक एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस। अब देखिए यहाँ पे राज्यसभा अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है। ये पार्लियामेंट अपना क्या हो गया, ये जो है बाई कैमरल हो गया। तो पार्लियामेंट के 3 अंग लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट से मिलकर बनता है। और पार्लियामेंट क्या हो गया, बाई कैमरल हो गया, लोकसभा हो गया लोअर हाउस और राज्यसभा हो गया अपर हाउस। लोकसभा अपना वही जो सांसद का इलेक्शन होता है, जो एमपीज होते हैं वो लोकसभा में जाते हैं और बाकी राज्यसभा में तो वो स्टेट से जाते हैं। तो फिर आ जाइए अब स्टेट लेजिस्लेचर सेकंड में देख लेते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन से अंग होते हैं, गवर्नर प्लस वन हाउस या फिर टू हाउस। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर वन हाउस टू हाउस का क्या मतलब है, तो वन हाउस और टू हाउस का ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, ये भी इसी में आता है, बाई कैमरल में ही आता है। गवर्नर होंगे, गवर्नर के साथ या तो वन हाउस होगा या तो टू हाउस होगा। मतलब वन हाउस टू हाउस का मतलब वन हाउस रहेगा तो सिर्फ लोअर हाउस रहेगा, और टू हाउस जहाँ रहेगा वहाँ लोअर प्लस और अपर हाउस रहेगा। ठीक है, समझ लीजिए बाई कैमरल वहीं पे। अभी मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे वन हाउस है और कहाँ कहाँ पे टू हाउस है। अब देखिए, जब दो हाउस है, दोनों हाउस का यहाँ पे लेते हैं, क्या होता है, लेजिस्लेचर गवर्नर प्लस वन हाउस या टू हाउस, इतने से बनते हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट हो गया, और लेजिस्लेचर में गवर्नर प्लस वन हाउस प्लस टू हाउस। अब देखिए यहाँ पे विधानसभा, विधानसभा को लोअर हाउस या लेजिस्लेटिव असेंबलीज कहते हैं, जहाँ पे अपने विधायक होते हैं, एमएलएज होते हैं, जहाँ पे उनको विधानसभा में वो रहते हैं, उनको लोअर हाउस या लेजिस्लेटिव असेंबलीज उनका जो हाउस होता है उस नाम से जाना जाता है। या तो विधान परिषद, जिसका सेकंड हाउस होगा, जिसका टू हाउस होगा, वहाँ पे विधान परिषद भी होगा, अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। अब आइए ये हम देखते हैं कि भैया टू हाउस अपने इंडिया में कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में है। तो हम आपको ये बता दें, अपने इंडिया में कुल 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट हैं एट एट यूनियन टेरिटोरीज हैं, ठीक है। 28 स्टेट एंड एट यूनियन टेरिटोरीज। अब देखिए टू हाउस कहाँ कहाँ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, जम्मू एंड कश्मीर अबोलिश 2019। जो पहले था जम्मू एंड कश्मीर 2019 एक्ट के पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर में टू हाउस थे, लेकिन अब नहीं है। तो ये जो है जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, इसको मैं इसलिए लिख दिया, ये पहले था अब नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, कभी कभी पूछ सकता है, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जम्मू एंड कश्मीर अब नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में टू हाउस अब नहीं है, अब वहाँ पे सिर्फ वन हाउस है, मतलब वहाँ पे विधानसभा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, अब वो यूनियन टेरिटोरीज में आता है। तो फिर उसके बाद कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड अपना उत्तर प्रदेश। तो बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पे तीन तीन छः, तो मतलब अपना यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 स्टेट में जो है हमारे टू हाउस है, जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, लोअर हाउस और अपर हाउस। 6 स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए कितने स्टेट में है, 6 स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। इसका एक ट्रिक होता है याद करने का, तो ट्रिक है वो, ये देखिए आपके सामने ट्रिक है, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने बाई कैमरल लेजिस्लेचर स्टेट्स को जानने के लिए ये ट्रिक सामने है आपके, ये देखिए कुंभ जाट। कुंभ जाट का मतलब क्या है, हम आपको बताते हैं। के से क्या होता है, कर्नाटका, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, जे से जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर नहीं है, इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जम्मू कश्मीर अबालिस्ट कब हुआ बाई कैमरल लेजिस्लेचर से, तो अब 2019 एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर अबालिस्ट हो गया। और ए से क्या है, ए से अपना है आंध्र प्रदेश, और टी से तेलंगाना। तो ये इसमें जो है कुल 7 है, 7 वर्ड है, तो एक वर्ड छोड़ को, जे के छोड़ को बाकी जितने हैं सब में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। के से कर्नाटका, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। तो इसमें जितना है सब में है। बाकी ये आप ट्रिक नोट कर लीजिए, बाकी मैं लास्ट में एक पूरा जो है फुल वीडियो ट्रिक पे ले आऊंगा, जितना ट्रिक रहेगा सब बता दूंगा। एक मिक्स ट्रिक्स रहेगा उसमें, सब्जेक्ट वाइज रहेगा, पहले ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ऐसे ऐसे जितने भी सब्जेक्ट हैं हम आपको सब ट्रिक बता देंगे। तो आप कंफ्यूज मत रहिए, बस इतना जानते रहिए कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है 6 स्टेट में है। यहाँ पे देख लीजिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर 6 स्टेट में है, बस आप इतना जानते रहिए, ठीक है। अब आइए हम आगे चलते हैं।
अब आ गया है आपके सामने स्क्रीन पे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? संसद भवन, जो हमारा जो संसद भवन है, उसी को पार्लियामेंट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में संसद कहते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट इंग्लिश में, हिंदी में संसद। अब पार्लियामेंट में कौन-कौन से हाउस हैं और पार्लियामेंट किन अंग से मिलके बना है, हम आपको वहाँ पे बता दिए। पार्लियामेंट जो बना है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट 3 अंग से मिलके बना है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। और पार्लियामेंट क्या है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। अपना पार्लियामेंट कैसा है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर। एक लोअर हाउस हो गया, एक अपर हाउस। लोकसभा, लोकसभा को क्या कहते हैं? यहाँ पे देखते हैं हम। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं या हाउस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब जो हमारे एमपीज़ होते हैं, क्योंकि उसको हम इलेक्ट करते हैं। वहाँ पे जितने भी, जैसे जितने भी स्टेट के जो एमपीज होंगे, वहाँ पे वो इलेक्ट करके गए होंगे, वहाँ पे लोगों के द्वारा वो चुन इलेक्शन में चुने होंगे उनको, तब वहाँ पे वो गए होंगे, इसीलिए उसको हाउस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। लोअर हाउस लोकसभा। फिर उसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा को अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। अब हम पहले देखेंगे लोकसभा क्या है, राज्यसभा। तो यहाँ पे बेसिकली हमको लोकसभा में पूरा मेंबर देखना है, कितने मेंबर है। बाकी इसके बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बाकी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं लोकसभा। देखिए, लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 552 मेंबर। यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा जो होते हैं, लोकसभा में 552 मेंबर। मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? 552 मेंबर। 552 मेंबर से अधिक नहीं होंगे, 552 मेंबर से कम हो सकते हैं। अब कह रहा है कि नॉट मोर देन 530 फ्रॉम स्टेट। 552 में से 530 से अधिक स्टेट से नहीं लिए जाएंगे। मतलब जो स्टेट से एमपीज जाते हैं, स्टेट्स ना कि यूटीज, ना कि यूटीज, स्टेट से जो एमपीज जाएंगे वो 530 होंगे। 552 में से 530 स्टेट के होंगे। और नॉट मोर देन 20 फ्रॉम यूटीज। कह रहा है कि 20 से अधिक, यूटीज का मतलब यूनियन टेरिटोरीज, 20 से अधिक जो है वो यूनियन टेरिटोरीज से नहीं होंगे मेंबर। तो हमारा पहले तो 28 स्टेट हो गया, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज। तो ये जो 28 स्टेट हैं, वहां से 530 मेंबर आएंगे, और ये जो 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं, वहां से 20 मेंबर आएंगे। तो अब यहाँ पे कितना हो गया? 530 प्लस 20 हो गया 550। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारा लोकसभा का कितना है? 552। अब ये दो बच रहे हैं। अब ये जो दो बच रहे हैं वो यहाँ पे आते हैं। नॉट मोर देन 2 फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। 104th अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या है 104th अमेंडमेंट एक्ट? पहले मैं बताता हूँ। अब देखिए, पहले ये देख लीजिए कि 530 हमारे 28 स्टेट से आ रहे हैं, और 20 फ्रॉम 8 यूनियन टेरिटोरीज से आ रहे हैं। अब बचे दो, 530 प्लस 20 550 हो गया, बचे दो। तो दो पहले जो था, 2020 के पहले जो दो थे, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, उनका रिजर्वेशन था, उनको लिया जाता था। वो दो सीट जो थे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का था। लेकिन 2019 में 2019 2020 जो है डेट, मुझे ईयर कायदे से याद नहीं आ रहा है, तो 104th अमेंडमेंट एक्ट आया अपने पार्लियामेंट में, और पास हो गया कि जो ये टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है लोकसभा में, उनको अबॉलिश कर दिया गया। 104th अमेंडमेंट एक्ट के तहत टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लोकसभा की सीट में जो है अबॉलिश कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, क्योंकि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, इसको आप जान ही रहिए। और ये जितना लोकसभा का ये पूरा सीट का वो जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, हर बार आता है। एयू और लखनऊ यूनिवर्सिटी में सब में आता है, बढ़िया से आता है। सीयूईटी में भी आता है, तो आप इसको एकदम याद करे रहिए। 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, 530 फ्रॉम 28 स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम 8 यूनियन टेरिटोरीज। और इसके बाद नॉट मोर देन 2 फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। लेकिन ये 104th अमेंडमेंट के तहत, 104th अमेंडमेंट के तहत अबॉलिश कर दिया गया। तो इसलिए अब हमारी लोकसभा में, अकॉर्डिंग टू 104th अमेंडमेंट एक्ट, अब हमारी लोकसभा में जो दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थे वो अब नहीं है, उनको 104th अमेंडमेंट एक्ट के तहत अबॉलिश कर दिया गया। अब ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना है, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552। अब प्रेजेंट स्ट्रेंथ लोकसभा का कितना है? 543। 543 प्लस 0, 543 तो है, लेकिन ये 543 ये जीरो क्यों है? बस जीरो इसीलिए था, ये पहले 545 था, लेकिन जब ये पास हो गया 104th अमेंडमेंट एक्ट, शायद 2020 में ही पास हुआ है, तब वहां पे ये जो है टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हट के खत्म हो गई, इसलिए इसको जीरो कर दिया गया। इसलिए 543 प्रेजेंट स्ट्रेंथ है अपने लोकसभा में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, 543 प्रेजेंट स्ट्रेंथ। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अपने लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की कितनी सीट है। तो आप वहां पे जो है, अगर जीरो नहीं दिया रहेगा और अगर दो दिया रहेगा, तो आप दो पे करेंगे, ठीक है। और अगर दो नहीं दिया रहेगा और नन ऑफ द अबव या जीरो दिया रहेगा और दो नहीं दिया रहेगा, ये तो आप जो है जीरो पे दबाएंगे, या तो नन ऑफ द अबव दबाएंगे। और अगर दो और जीरो, ऑप्शन में दो और जीरो साथ दिया रहेगा, तो आप जीरो पे ही दबाएंगे, क्योंकि 104th अमेंडमेंट, अगर जीरो और नन ऑफ द अबव नहीं दिया है, तब आप जो है टू पर जो है टिक लगाएंगे, टू पर ही लगाएंगे। और अगर टू नहीं दिया है
वो ऑप्शन में नहीं टू दिया है, तब आप जो है या तो 0 लगा सकते हैं या नन ऑफ द अबव लगा सकते हैं। आपका ये लोकसभा हो गया। अब हम राज्यसभा में देखते हैं अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो राज्यसभा कंसिस्ट नॉट मोर देन 250 मेंबर। लोकसभा में कितने मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी? 552। अब राज्यसभा में क्या कह रहा है कि राज्यसभा में जो होगा 250 मेंबर से अधिक नहीं होगा। 250 से कम हो सकते हैं लेकिन 250 से अधिक नहीं हो सकते। अब यहाँ पे देखिए, नॉट मोर देन 230 इलेक्टेड। अब ये जो है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 250 में से 238 जो है वो इलेक्टेड होंगे। इलेक्टेड कहाँ से होंगे? यहीं से होंगे। इलेक्टेड हमारे यहीं से होंगे। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटोरीज से ही इलेक्टेड होंगे, ठीक है? और कह रहा है कि नॉट, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग टाइप हो गया है, ये नॉट होना चाहिए, नॉट मोर देन 12 नॉमिनेटेड, ठीक है? कह रहा है कि नॉट मोर देन 12 नॉमिनेटेड। अब देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है और 238 इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज और नॉट मोर देन 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन लिटरेचर में, साइंस में, सोशल साइंस, आर्ट्स, इसमें सोशल सर्विस और आर्ट्स में। तो कह रहे हैं कि 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, जिसमें से 238 इलेक्टेड होंगे, उनका इलेक्ट होगा स्टेट से, ठीक है? 8 यूनियन टेरिटोरीज और 28 स्टेट्स इलेक्टेड होंगे। और जो ये 12 नॉमिनेटेड होंगे उसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। कौन नॉमिनेट करेगा? वो हमारा जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। किस फील्ड में? जो लिटरेचर के फील्ड में होते हैं, जो साइंस के फील्ड में होते हैं, आर्ट और सोशल सर्विस के फील्ड में होते हैं। जो प्रेसिडेंट को जो समझ में आएंगे उन्हीं को वो नॉमिनेट करेंगे इन जो है चारों फील्ड से, ठीक है? इन चारों फील्ड से 12 नॉमिनेट होते हैं। अब इस वक्त हमारा प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है राज्यसभा का? वो 245 है। अब 245 में 233 हमारा जो है वो 8 यूनियन टेरिटोरीज और 28 स्टेट से हैं और 12 जो है उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा। हमारा लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? 552 और राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250। फिर उसके बाद प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कितना है? 543 प्लस 0 और प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कितना है? 245 में 233 प्लस 12, 233 जो है 8 यूनियन टेरिटोरीज और 28 स्टेट्स लिए गए हैं और 12 हमारे जो है नॉमिनेटेड हुए हैं। अब यहाँ पे जो है ये जो हम आपको बता दिए हैं एंग्लो इंडियन वाला, इसको देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इसको भूलिएगा मत क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है ये क्वेश्चन, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, याद ही कर सकते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम यहाँ पे थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्ट्री देखेंगे। तो अब ये देखिए ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ये छोटा छोटा है, बाकी जब हम आएंगे डिटेल में लेके तब आप वहाँ पे समझ सकते हैं इसको जो है। अभी तो ये बस छोटा ही छोटा है, तो इंपॉर्टेंट है, कुछ डेट और कुछ वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखिए। और जो मैंने पहले बताया वो राज्यसभा लोकसभा, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आना आना है क्योंकि उसमें 4-5 क्वेश्चन है और यहाँ पे भी आपके जो सामने स्क्रीन पर है यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन निकल के आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्रॉन अप बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो अपना संविधान है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा ड्रॉन हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ नहीं है, वही संसद है, ठीक है? अपना संसद वही पार्लियामेंट ही है। जो पार्लियामेंट तो अब हो गया, पार्लियामेंट के पहले जब संविधान नहीं बना था यही पार्लियामेंट जो है अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता था। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, वहां के प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गया, उसी को पार्लियामेंट बना दिया गया, संसद बना दिया गया, ठीक है? अब हिस्ट्री अपना क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन अकॉर्डेंस विद द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अब ये हम आपको बताएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये बता दिए। अब कैबिनेट मिशन प्लान क्या है? अब आगे जो एक्ट की वीडियोस आएगी हमारी, वहां पे हम जो ब्रिटिशर्स एक्ट की वीडियोस आएगी वहां पे हम बताएंगे कैबिनेट मिशन प्लान क्या है। तो इतना जानिए बस, कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? 1946 में आया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? 1946 में, इसको इंपॉर्टेंट है, डेट को याद रख लीजिए। फिर उसके बाद आइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लीगल एप्टीट्यूड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना पहला मीटिंग जो है कब किया? ये क्वेश्चन बनता है, तो कब किया? 9 दिसंबर 1946। आपके सामने ये डेट पड़ी है, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग हुआ। एट दैट टाइम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इलेक्टेड टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। जब 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुआ तो उस वक्त सबसे पुराने मेंबर जो हमारे थे, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। ये वर्ड याद कर दीजिए, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो जितने भी वर्ड आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपको उसको याद करना पड़ेगा। तो जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया, परमानेंट नहीं बनाया गया, याद करे रहिए, परमानेंट नहीं है। यही लोग कंफ्यूज होते हैं कि बोल दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है प्रेसिडेंट कौन थे। अगर ये पूछता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन है और वहां पे ऑप्शन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा आ जाए, तो वहां पे आप लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर ये पूछा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन है, अगर वहां पे फिर चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए ही हो, लेकिन वहां पे आपको लगाना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि टेम्परेरी पूछा है, परमानेंट नहीं पूछा है, या फिर प्रेसिडेंट ही सिर्फ नहीं पूछा है, वहां पे टेम्परेरी पूछा है। या तो फिर ये डेट
दे के पूछ लिया कि 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, तब आप लगाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर टेम्परेरी पूछा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अगर परमानेंट पूछेगा अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये देखिए जुलाई 1 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड। 1 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया, जो हमारे भारत को दो भागों में दो बाइफरकेट कर दिया, टू में बाइफरकेट कर दिया, दो भागों में बांट दिया गया। कहाँ पे? इंडिया और पाकिस्तान बना दिया गया, बांट के जो है अपने इंडिया को 1 जुलाई 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। फिर ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिलेट डिस्ट्रिक्ट। अब सिलेट डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? सिलेट डिस्ट्रिक्ट कुछ नहीं, बस इसको इतने जानते रहिए कि सिलेट डिस्ट्रिक्ट ये जो है नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड करता है सिलेट डिस्ट्रिक्ट। अब ये क्या होता है ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट जो है बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करते हैं। तो ये सिलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम जॉइंट पाकिस्तान। तो इतने ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम जॉइंट पाकिस्तान, जितने भी हैं ये पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिए हैं। कब? 1 जुलाई 1947 में, जब अपना भारत को दो विभाजन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में, तो ये इतने जो थे वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिए। एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज एरिया सीज टू बी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस एरिया के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, जितने भी मेंबर थे, उनको सीज कर दिया गया, उनका मेंबरशिप खत्म कर दिया गया। भाई अब जाहिर सी बात है खत्म हो जाएगी, अब हमारे देश के सिटीजन नहीं है, जाइए यहाँ से निकलिए, आपकी जरूरत थोड़ी है। ये देखिए 14 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट एज सोवरेन। अब 14 अगस्त 1947 को अपना जो भारत था, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो सोवरेन हो गया। सोवरेन हो गया मतलब प्रधानी हो गया, अपना देश प्रधान हो गया, प्रधान देश हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? सोवरेन का मतलब प्रधानी, सोवरेन का मतलब होता है प्रधानी। इसका मतलब जितने भी ब्रिटिशर्स लेजिस्लेचर में थे वो सब हट गए, अब अपने इंडिया के मेंबर आ गए, अब अपने इंडिया का मेंबर हो गए हैं, इसलिए अब हम किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बना सकते हैं। यही होता है सोवरेन का मतलब। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा, ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट है, परमानेंट नहीं हुए हैं, टेम्परेरी प्रेसिडेंट हुए। अब देखिए यहाँ पे लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब वहां पे 9 दिसंबर 1946 से लेके 14 अगस्त 1947 तक तो आपका जो ये सामने दिख रहा है यहाँ पे, ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, लेकिन बाद में राजेंद्र प्रसाद सिन्हा को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब यहाँ पे 15 अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। ठीक है भाई, हम आजाद हो गए, हमने यहाँ पे जो है विभाजन करा दिया, अब हम यहाँ पे आजाद हो गए, आजादी आप सबको मुबारक हो। तो हमारा जो है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। अब ये हमारा हो गया जो है छोटा सा हिस्ट्री। फिर अब हम आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये यहाँ पे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का प्रारूप, ये जो है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946। अब 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग हुआ, ठीक उसी के 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को मूव्ड हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, दो क्वेश्चन बनते हैं। दो क्वेश्चन क्या है मैं आपको, है तो 3 क्वेश्चन, लेकिन अभी 2 क्वेश्चन देखिए मैं आपको बताता हूँ। 2 क्वेश्चन ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड बाई, क्या है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड बाई, तो ऑप्शन में काफी सारे नेम रहेंगे, तो आपका वहां पे जो मेन जो आंसर होगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव्ड किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। अब इसको दो चीज याद रखिए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किसने मूव्ड किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? 13 दिसंबर 1946, ठीक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 के 4 दिन बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव्ड किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946। इसको मैं बार बार डेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आना तय है, हो सकता है आ जाए आपका, इसलिए मैं बार बार इसको रिवाइज कर रहा हूँ। तो ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसको इसको भी याद रखिए। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश इन द ईयर 1948। टोटल मेंबर 299। जब इंडिया का बाइफर्केशन हुआ तो उसमें सिर्फ 299 मेंबर बचे, जहां पे 299 में से 284, 284 आउट ऑफ 299 अपेंडेड देयर सिग्नेचर एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। यहाँ पे 299 में से 284 लोगों का सिग्नेचर हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन को अपना 26, यहाँ पे सॉरी ये गलत हो गया है, ये नहीं होगा, जनवरी नहीं होगा, यहाँ पे नवंबर होगा, इसको आप नवंबर बना लीजिए।
26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया। इसको मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। जी, 26 नवंबर 1949, ये जो है जनवरी गलत है, इसको जनवरी नहीं होगा, ठीक है? ये जनवरी नहीं होगा, यहाँ पे थे आप लोग 26 नवंबर 1949 कर लीजिए, ठीक है? और बाकी सब सही है। सिर्फ यहाँ पे ये जो मंथ का नेम है वो जनवरी नहीं है, अपना नवंबर में होता है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया और केम इनटू फोर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950। दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों 26-26 है। एक अपना जो है नवंबर है और एक अपना जो है जनवरी है। तो इसको थोड़ा ये लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि पेन नहीं है, इस वजह से, ठीक है? तो ये देखिए, ये जो एक 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। डेट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डेट आप याद रखे रहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट, अब जो है हमको जो मेन पढ़ना है, जो हमको सब कुछ पढ़ना है, ये तो बेसिक हम देख लिए, थोड़ा उसका ओवरव्यू देख लिए, थोड़ा हिस्ट्री जानकारी ले लिए, पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा जानकारी ले लिए, लेजिस्लेचर गवर्नेंस एग्जीक्यूटिव के बारे में थोड़ा जानकारी ले लिए, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानकारी ले लिए। तो अब हमको पढ़ना क्या क्या है, हम इसमें देखते हैं। तो ये देखिए, प्रिएम्बल हमको सबसे पहले मिलेगा। प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो अपना है, यही प्रिएम्बल है, इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे यही शुरू से लिखा गया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यहाँ शुरू से ही लिखा गया है और यही नाम से ही लिखा गया है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो कितना अच्छा है कि हम भारत के लोग, तो मतलब ये कोई स्पेसिफिक कोई इसका राइटर नहीं है, हम भारत के लोग, हम सभी हैं, ठीक है? बहुत ही प्यारा वर्ड है, आप इसको कभी मतलब इसके गहराई में कभी जाइए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, मतलब कोई एक बंदा नहीं कह रहा है, यहाँ पे सवा सवा सौ करोड़ लोग कह रहे हैं कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो बहुत ही गहराई वाली बात है प्रियम्बल जो है। इस पे दो या तीन केस भी हैं, उसको भी पढ़ेंगे जब इसको प्रियम्बल पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और प्रियम्बल एक साथ में पढ़ाएंगे, क्योंकि जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज द आउटकम ऑफ द प्रियम्बल, ठीक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही अच्छा चीज दिया है, इसको जब पढ़ेंगे मजा आएगा पढ़ने में। तो फर्स्ट में है प्रियम्बल है, पार्ट 2 में, बाकी ये 2 में जो हम देखेंगे। अपना पार्ट 1 से 25 कवर करता है आर्टिकल 1 से 395 तक। पहला प्रियम्बल है, फिर उसके बाद पार्ट 1 से 25 पार्ट में डिवाइड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 से 25 में डिवाइड है और जो है आर्टिकल 1 से 395 को कवर करता है। शेड्यूल कितना है? 1 से 12 शेड्यूल है और उसके बाद अपेंडिक्स देखने को मिलेगा। कह रहा है कि एवरी ईयर पार्लियामेंट मेक्स अप्रॉक्स 60 लॉज। कह रहा है कि एवरी ईयर कम से कम जो है 60 लॉज पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाता है, कुछ अलग भी बनाता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट करके ऐड कर देते हैं। अब कह रहे हैं कि 105 लॉज आर मेड इन द ईयर 1956। जितने भी 105 लॉज हैं 1956 में, टोटल 105 लॉज बने थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि 1956 में कितने लॉज बने? 105 लॉज बने, इसको आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ये दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कह रहा है कि इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट थे। कह रहा है कि इनिशियली शुरुआती में जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, मतलब 26 जनवरी 1950, ठीक है? 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट थे। 395 आर्टिकल तो अभी भी हैं, क्योंकि ये मेन जो है हमारे 395 हैं, बाकी जितने भी जोड़े गए हैं वो अमेंडमेंट करके जोड़े गए हैं, ठीक है? तो इनिशियली 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स, इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन आता है। इनिशियली 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल्स एंड 2 पार्ट्स। करेंटली प्रेजेंट में क्या है? एज ऑन, ये हम 2022 के हिसाब से, दिसंबर 2022 के हिसाब से आपको बता रहे हैं। प्रेजेंट में अप्रॉक्स 448 आर्टिकल्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं। अब देखिए कितना डिफरेंस हुआ। शुरू में कितने थे? 395 आर्टिकल थे, करेंटली कितने हैं? 448 आर्टिकल थे। शुरू में 8 शेड्यूल थे और प्रेजेंटली अब हमारे पास 12 शेड्यूल हो गए हैं। शुरू में 22 पार्ट्स थे, अब हमारे पास 25 पार्ट्स हो गए हैं। और कितने लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं? शुरू में तो कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, लेटेस्ट अमेंडमेंट कितने हुए हैं? 105 लेटेस्ट अमेंडमेंट। मतलब अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 105 अमेंडमेंट हो चुका है और लेटेस्ट अमेंडमेंट 105 2021 में हुआ है, ठीक है? तो इतना हमारा ये है, तो इसको आप लोग देख लीजिए और ये जितना बोला है इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे याद करे रहेंगे तो ये आपके लिए फायदा ही रहेगा। तो अब इतना ही हमको पढ़ना था आज का। ये हमारा यहाँ से थोड़ा आप लोगों को बेसिक नॉलेज जरूर हुआ होगा। हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का, और फिर उसके बाद जो है मेन मेन तो कई चीजें हैं, लेकिन अभी इसमें अगर कुछ नहीं याद कर सकते तो दो चीज याद रखिए। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को किसने अडॉप्ट किया, और कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया। तो हमारा जो है ये जो एक डेट है 26, इसको याद रखिए।
ये जो हमारा डेट है 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। इतना है, और बाकी सब तो मैंने आपको बता दिया है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप वीडियो देखिए, जहाँ पे नहीं समझ में आया है उसको फिर से रिवाइंड करिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है अपना कमेंट क्वेरीज कर सकते हैं। हम आपको अगले वीडियो में वो, अगर जो भी क्वेश्चन हुआ रहेगा सबसे पहले अगले वीडियो में हम आपको क्वेरीज ही बताएंगे, फिर उसके बाद समझाने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। अब देखिए, पहले तो ये जान लीजिए हम नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। जो हमारी अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, अब इसके बाद ये हमारा टॉपिक शुरू हो गया आज से, ये हमारा आज बेसिक पढ़े। अब इसके बाद जो हम मेन टॉपिक शुरू करेंगे हमारा है लिस्ट ऑफ एक्ट्स पास्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिश के द्वारा जितने भी एक्ट इंडिया में पास हुए हैं हम सब उसको देखेंगे लिस्ट करके। फिर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, थोड़ा तो आज देख लिए हैं, बाकी डिटेल में क्या है हम इसको नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। पहले ये ले आएंगे एक वीडियो में करके, फिर एक वीडियो में ये करके, एक एक वीडियो में सब आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एंड प्रीएम्बल। मैंने आपको बताया ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और प्रीएम्बल एक साथ देखेंगे। किस वजह से? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है इसी का रिजल्ट है प्रीएम्बल, इसी का आउटकम है प्रीएम्बल, इसीलिए हम इसको एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो पहले अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारा ब्रिटिश ने जितने भी एक्ट इंडिया में पास किए हैं, ठीक है, कहाँ से? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जितने भी पास हुए हैं 1857 तक, 1857 से लेकर 1947 तक जितने भी एक्ट पास हुए हैं सब हम यहाँ पे देखेंगे लिस्ट बना के, ठीक है। तो ये आज आपको हमने इतना बता दिया। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपके पास जाएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों, अपने आस पड़ोस के लोगों को शेयर कर दीजिए जो एलएलबी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी या सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है, आप उसको शेयर कर दीजिए। और बाकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेना चाहता है उसका डिटेल्स हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा चैनल, तो आप वहाँ पे जाइए, अच्छे से देखिए। और बाकी अगर कोई भी क्वेरीज हो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में।